हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपन ने टॉपिक किया था वो क्या था, मोशनल ईएमएफ और ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए रोटेटिंग बार, है ना। अगर कोई कंडक्टिंग बार मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो रही है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसके अंदर अपने एक छोटी सी बात है ये जान ली थी कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से जितने पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में होंगे वो सभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं, उन सभी का पोटेंशियल भी क्या होता है, सेम होता है। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था आपने ना। आज एक पार्ट और करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई मान लीजिए कोई रोड है जिसकी लेंथ है L, और ये इधर V स्पीड से चल रही है, ठीक है। जिसका अगर ये एंड A है, ये एंड B है, तो हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर गया ऊपर, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा एंड ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी VA माइनस VB, वो कितना होगा, BBL, ठीक है। यानी ये एक ऐसी डिवाइस बन गई जिसके दोनों एंड्स के बीच में BBL पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए मैं यहाँ से एक कंडक्टिंग सर्किट से ये कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ R। तो जैसे ही इस R रेजिस्टेंस को इससे जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। देखो ये सर्किट को आप इक्विवेलेंट ऐसा बना सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे ये जो रोड है जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है ये एज ए बैटरी काम करेगी, जिसका अपर एंड हायर पोटेंशियल पे, लोअर एंड जो नीचे वाला एंड है वो कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे। और ये अपने अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है वो कर रही है BBL। कितना जनरेट कर रही है, BBL। अच्छा, तो करंट किधर चलेगा भाई, सर्किट में इधर चलेगा। मान लीजिए करंट का अमाउंट है I, तो अगर आपने सर्किट क्लोज कर दिया है तो इसके अंदर I करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, इधर से चलेगा I और I, इस टाइप से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं देखें कि जो ये करंट फ्लो हुआ है जैसे सर्किट में, आप ये भी जानते थे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर भी फोर्स लगता था। वो कितना लगता था, ILB sin थीटा, आपको याद होगा, है ना। तो जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं था तब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, पर जैसे ही अब ये सर्किट क्लोज हुआ करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है तो देखो अगर इस रोड की बात की जाए तो इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस करंट के कारण, देखो इसकी मोशन के कारण क्या डेवलप हुआ, EMF के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ और इस इंड्यूस्ड करंट के कारण इस पे फोर्स लगने लगा, है ना। तो फोर्स कितना लगेगा, I लेंथ और B ILB, और थीटा तो 90 डिग्री है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इतना फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाले, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब आया इधर, यानी इस करंट के कारण इस पे इधर फोर्स लगेगा, इतना फोर्स, और फोर्स की वैल्यू होगी भाई ये होगी, है ना। अगर I करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हुआ तो ये जो फोर्स लगेगा करंट के कारण ये हमेशा इसकी मोशन को अपोज करेगा। देखो अगर ये इधर जा रहा है तो इसमें फोर्स इधर लग रहा है उधर, वो तो करना चाहिए था। जो आपका लेंज लॉ ये तो कहता था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या पोलैरिटी ऑफ EMF इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉजेस ड्यू टू व्हिच इट इज जनरेटेड। अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ है किस कारण से जनरेट हुआ है, इसकी मोशन के कारण। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा कि इस कोस का अपोज करेगा, इसकी मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि फोर्स तो इधर ही लगना चाहिए था। अगर मैं लेंज लॉ से भी बताता कि इधर चलने की वजह से अगर करंट डेवलप हुआ है तो इसके कारण से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो फोर्स लगेगा इतना। अच्छा, अगर मैं इस सर्किट में करंट की वैल्यू बोलूं तो करंट कितना होगा, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF कितना है सर्किट का भैया, BVL, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है भाई R। तो इतना करंट होगा। तो जो फोर्स इस करंट के कारण इस वायर पे लगने लग जाएगा वो कितना लगेगा, करंट की वैल्यू रख दो BVL/R और इधर रख दो भाई L into B। देन दिस इज द फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, B² VL²/R। इतना फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये मोशन के अपोजिट लग रहा है तो ये स्पीड को कम करेगा, ये स्पीड को कम करेगा। तो मैंने सिंपल सा आपसे बोला
कि अगर मैं ये करंट इस सर्किट में मेंटेन रखना चाहता हूं तो कम से कम मुझे इतना ही फोर्स इस पे एक्सटर्नल भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये रोड कंटिन्यू मोशन करती रहे और ये करंट सर्किट में डेवलप रहे तो मुझे इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरी बात मैंने की कि देखो जो ये रोड मोशन करना स्टार्ट हुआ तो एक ईएमएफ जनरेट हुआ, उसके बाद सर्किट में इतना करंट डेवलप हुआ, तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिक पावर मिली? मुझे इलेक्ट्रिक पावर मिली I²R, जिसमें I सर्किट में कितना था? इतना था, तो कितना भाई इसका स्क्वायर, यानी B² V² L² अपॉन R² इंटू रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर्किट का? R। तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो इस रोड के मोशन के कारण जो मुझे इलेक्ट्रिक, तो इस रोड के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई, और वो इलेक्ट्रिक पावर कितनी जनरेट हुई? B² V² L²/R। इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरे पास जनरेट हो गई। चलिए जी, अच्छी बात है। अच्छा, पर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ा है, यानी आपकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसके बदले में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। तो आपकी कितनी पावर वेस्ट हुई, यानी आप एक्सटर्नल पावर कितनी लगाई? ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए आपने कितनी पावर वेस्ट कर दी? तो ये पावर कितनी होगी? आपने फोर्स कितना लगाया? एक्सटर्नल के बराबर, और कितनी स्पीड है? v, क्योंकि पावर का फॉर्मूला कितना होता है? F इंटू v। तो F की F एक्सटर्नल कितना होगा भैया? इस फोर्स के बराबर, यानी ये हो गया भाई F एक्सटर्नल B² VL²/R इंटू v। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा B² V² L²/R। दिस इज द एक्सटर्नल पावर। तो देखो इस रोड को मोशन में रखने के लिए आपको इतनी पावर कंटिन्यूअसली वेस्ट करनी पड़ेगी, ओके। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी जनरेट होगी? इतनी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप देख लीजिए, जितनी आपकी एक्सटर्नल पावर लग रही है उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है। इसका मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट नहीं हुई है, ये जस्ट ये जो आपने मैकेनिकल एनर्जी को वेस्ट किया है वही एनर्जी कन्वर्ट होकर किसमें आ गई बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक दिन मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करवाया था कि देखिए जो इस रोड के मोशन के कारण जो करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअल में दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी व्हिच यू आर वेस्टिंग इन मूविंग दिस रोड। इस रोड को जो मूव करने में आपने जितनी मैकेनिकल एनर्जी का वेस्ट कर रहे हो उतनी ही आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। एक बार आप इसे देख लीजिए। देखिए रोड थी, रोड को v वेलोसिटी इधर थी, डीसी सर्किट में करंट चला, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इतना, ईएमएफ का करंट चला इतना। अच्छा, इस करंट इतना करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है इसका मुझे कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली? I²R, यानी इतनी B² V² L²/R। पर इसको मोशन में रखने के लिए मुझे, क्योंकि इसके मोशन के कारण इस पे इधर इसमें जैसे करंट इंड्यूस्ड हुआ इस पे इधर फोर्स लगने लगा, और इसके मोशन को मेंटेन रखने के लिए मुझे कम से कम इतना फोर्स इधर लगाना ही पड़ेगा। तो इसको कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए मुझे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी? F एक्सटर्नल इंटू v। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू कम से कम इसके बराबर तो होगी, और ये फोर्स कितना लगेगा? ILB। तो ये I की वैल्यू रहा, L रहा, ये B रहा, ठीक है। ये तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इंटू v, क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी इज द पावर इंटू v। v से मल्टीप्लाई करते तो आपका आएगा B² V² L²/R। दिस इज द पावर जो आप सर्किट को सप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द पावर जो आपको मिल रही है। हालांकि दोनों ये पावर है अलग अलग फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, एक मैकेनिकल फॉर्म में। तो उससे मुझे पता चला कि सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी क्या रहती है? हमेशा कंजर्व। तो ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ओके। चलिए जी, इसके बाद देखिए और एक टॉपिक देखिए, सेल्फ इंडक्शन। अरे मैं ये जानता हूं कि किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है, अगर वो फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाते हैं। अगर किसी भी कॉइल से क्या पास हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मान लीजिए ये कोई कॉइल है और मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, पहले से
ये इंड्यूस नहीं है, पहले से ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या इस फ्लक्स की इस करंट के कारण क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर जी? बाहर की तरफ, ऐसे होगी, है ना। अच्छा, तो इस करंट के कारण इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर ये करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा भी। तो क्या किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो क्या उसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है? यस सर। इस डायरेक्शन में इधर, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पास हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे निकल रहा है। अगर ये करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा ना। ये आपको स्टार्टिंग में से क्वेश्चन करवाए गए थे, देखो कि एक यहाँ पे एक लूप रखा गया था, मैंने कहा था इसमें कितना इंड्यूस होगा, तो जब आप करंट चेंज कर रहे थे तभी तो यहाँ इंड्यूस हो रहा था, क्योंकि इससे पास होने वाला फ्लक्स तभी। तो इसमें फ्लक्स कहाँ से आया? इस बड़ी कॉइल में करंट के कारण आया, और वो फ्लक्स चेंज कब हो रहा था? जब ये करंट चेंज हो रहा था। यानी इस कॉइल के अंदर इस करंट के कारण जो फ्लक्स छोटी वाली कॉइल के अंदर था वो बड़ी वाली कॉइल के अंदर भी तो है। वो जनरेट तो बड़ी वाली कॉइल नहीं तो क्या था जो छोटी वाली कॉइल के अंदर से पास हो रहा था, जो अभी पहले वाला क्वेश्चन ये बताया था ना। तो देखो, यानी इस खुद के करंट के कारण खुद से भी फ्लक्स पास हो रहा है, और अगर ये करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। पर अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा, और अगर ये फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड भी होगा। करंट क्या होगा? इंड्यूस, ठीक है। ये करंट अलग है, और एक और करंट होगा जो इंड्यूस्ड होगा फ्लक्स में चेंज के कारण, है ना। तो अगर किसी कॉइल में पास होने वाला करंट चेंज होता है तो उसी के अंदर एक करंट और इंड्यूस्ड हो जाता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला जाता है? अगर किसी कॉइल से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। इस फिनोमेना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन, यानी खुद के अंदर ही इंड्यूस्ड हो जाना, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लीजिए करंट चेंज हो रहा है, यानी करंट बढ़ रहा है, मान लीजिए, तो ये से पास होने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो पास होने वाला फ्लक्स अगर बढ़ा तो जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स को घटाएगा, तो जो पहले फ्लक्स था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा। जैसे अभी इस करंट के कारण किधर है भैया? बाहर की तरफ है डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन है, तो ये इसको घटाने तो अपोजिट डायरेक्शन, इसको जो खुद इंड्यूस करंट को फ्लक्स डेवलप करना पड़ेगा वो किधर डेवलप करना पड़ेगा? अंदर की तरफ, है ना। ये तो अपन जानते हैं। मान लीजिए इस कॉइल में अपने करंट बढ़ाया, तो इस कॉइल में फ्लक्स किधर है? बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ करंट बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा कि इसका अपोज करेगा, यानी फ्लक्स को घटाएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा, यानी खुद अंदर की तरफ। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ऐसे डेवलप होगा, यानी जो ओरिजिनल करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कुल मिला के ये इस करंट को रिड्यूस कर देगा, जो नेट करंट होगा उसको क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये करंट घट रहा होता, ये करंट होता है इसके अंदर, और ये करंट घट रहा होता, तो फ्लक्स तो भैया देखो बाहर की तरफ रहता, पर करंट घटने की वजह से फ्लक्स घटता, तो ये फ्लक्स बढ़ाता, और ये फ्लक्स बढ़ाता तो सेम डायरेक्शन में डेवलप करता। यानी अगर करंट घट रहा होता इसके अंदर, इस डायरेक्शन का करंट घट रहा होता, तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस्ड होता कि इसके फ्लक्स को बढ़ाता तो खुद किधर डेवलप करता? फ्लक्स बाहर की तरफ। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी ये इंड्यूस्ड। ये जो इंड्यूस्ड करंट है और ये जो पहले से एग्जिस्ट करंट था इसके अंदर, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस केस में देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी जो करंट इंड्यूस्ड होता है वो जो पहले से करंट एग्जिस्ट कर रहा था इसके अंदर, उसके सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। कैसा भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, दूसरी बात पर एक चीज नोट करने की है, जब ये सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा तो करंट को बढ़ा रहा होगा। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे करंट को बढ़ाया था तो करंट ऐसे इंड्यूस्ड हुआ था कि वो करंट को घटा रहा था, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। और जब करंट अपन घटा रहे थे इस कॉइल में तो करंट ऐसे इंड्यूस्ड हुआ सेम डायरेक्शन में, यानी करंट को बढ़ाएगा। यानी देखो, जब कॉइल में आप करंट बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड करंट उसको वापस से घटाने की कोशिश करेगा, आप घटाने की कोशिश करोगे तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कॉइल हमेशा करंट में चेंज का अपोज करती है। अगर किसी कॉइल में से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो कॉइल करंट में चेंज होने का अपोज करती है, और कॉइल की ये प्रॉपर्टी जो करंट में चेंज का अपोज करती है उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है?
सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे मास के पास एक प्रॉपर्टी होती है ना इनर्शिया, जो उसकी स्टेट में चेंज का अपोज करती है, ऐसे कॉइल के पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसके कारण वो खुद में फ्लो होने वाले करंट में चेंज का अपोज करती है। ओके, चलिए जी देखिए, अब थोड़ा थोड़ा अपन इनके बारे में जान गए हैं, तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन ये क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट in a coil due to change in current itself. Flowing through you. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ। अगर किसी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट में चेंज होता है, अगर किसी भी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट में चेंज होता है, तो उसके कारण खुद के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अच्छा, तो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ। अगर किसी कॉइल से पास होने वाले करंट चेंज होता है, तो उसके खुद के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड और हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, और सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं, सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बेटा? द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, the property of coil due to which it oppose the change in current itself। कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण खुद में से फ्लो होने वाले करंट में चेंज का अपोज करती है, उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा जी, मान लीजिए किसी कॉइल से फ्लो होने वाला करंट आई है, और इस करंट के कारण उसमें जो फ्लक्स फ्लो पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मान लीजिए फाई है ना? किसी कोई भी कॉइल है, उसमें आई करंट फ्लो कराया, तो मान लीजिए उसमें फ्लक्स पास हुआ फाई। तो जो फ्लक्स पास होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। करंट को डबल करोगे तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। ओके, तो जब यहाँ पे अपन ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो फाई इक्वल टू एल आई आया। कितना आया? फाई इक्वल टू एल आई। अच्छा जी, तो मेरे पास जो फाई बाई आई की वैल्यू आई एल, यहाँ पे एल क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा, या इसको शॉर्टकट सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो फाई की यूनिट कितनी होती है बेटा? वेबर। और नीचे करंट की यूनिट कितनी होती है? एम्पियर। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, यानी एल है, एल की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर। क्या होती है? वेबर पर एम्पियर। और इसी यूनिट को मैं हेनरी भी बोलता हूं, हेनरी, जिसको एच से लिखते हैं। तो एल यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है भैया? हेनरी। ऐसा यूनिट इसकी हेनरी है। ओके, चलिए जी, और छोटी छोटी बातें करते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं फाई और आई के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई और आई। और जो आई एक्सिस के साथ स्लोप होगा, यानी अगर ये एंगल आई एक्सिस के साथ थीटा है,
तो tan ऑफ थीटा क्या बताएगा आपको, L, क्या बताएगा L। इसी में समझ पाते ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, v इक्वल टू IR, I एक्सिस के साथ स्लोप, I के साथ वहां पे क्या लगता था R, तो I एक्सिस के साथ स्लोप क्या होता था रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बताएगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेम जैसे वो पहले वाले क्वेश्चन, जैसे ये दो कॉइल ले लूंगा, मैं कहूंगा ये कॉइल A है, ये कॉइल B है, यहाँ I है, यहाँ phi है, पूछूंगा बताओ कौन सी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, कौन से कॉइल का, तो आपको किसके साथ एंगल बनाना है, आई एक्सिस के साथ। आई इस बार यहां दे रखा है, तो ये और ये, किसका एंगल ज्यादा है, बी का, तो बी का सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए। ये पहले वाले की तरह सवाल है। ओके, चलिए जी और बातें करते हैं। अब बात करते हैं एल की डेफिनेशन की, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें, तो देखो मैं एल बराबर क्या लिख सकता हूँ, फाई बाई आई लिख सकते हैं। यस सर, अगर मैं कहूं इफ I इक्वल टू 1 यानी 1 एम्पियर हो जाए, यानी किसी भी कॉइल में से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया जाए तो L बराबर क्या हो जाएगा 5, तो यानी उसमें से जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वही उसके कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगा। तो बेटा डेफिनेशन क्या दी गई L की, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल, द अमाउंट ऑफ magnetic flux passing through a coil is equal to its coefficient of self induction when unit current is flowing through it, when unit current is flowing through it। अगर किसी कॉइल से यूनिट करंट फ्लो हो रहा है तो उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर, सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं L की डेफिनेशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो L की डेफिनेशन, the magnetic flux passing through a coil is equal to coefficient of self induction when unit current flowing through it। तो अगर आपको किसी भी कॉइल, कोई भी मैं कॉइल दूं आपको और उससे मैं बोलूं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाल लीजिए, तो आप क्या कीजिए उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा दीजिए। जैसे मैंने कहा इस कॉइल का निकालना है तो आप इसके अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा दीजिए, जितना भी फ्लक्स इससे पास होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, इसके कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पर प्रैक्टिकली इस तरीके से अपन किसी चीज का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर मेरे कोई कॉइल दे देगा मैं उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा दूंगा तो मैं उसको फ्लक्स मेजर नहीं कर सकता ना, अपने पास कोई फ्लक्स मेजरिंग डिवाइस नहीं है कि अपन डायरेक्ट फ्लक्स को मेजर कर लेंगे ना, फ्लक्स तो अपन थ्योरेटिकल निकालते हैं BA cos थीटा, है ना। तो डायरेक्टली हाँ डेफिनेशन बिल्कुल है, अगर किसी कॉइल में 1 एम्पीयर करंट फ्लो होता है तो उससे जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है वही उसके कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पर यूनिट अमाउंट में जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो फाई को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या किया गया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे निकालते हैं एल, तो देखो क्या किया गया, मुझे मेरे पास इक्वेशन थी फाई इक्वल टू एल आई बोलो थी, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो इधर हुआ डी फाई बाई डी टी और इधर हुआ एल डी आई बाई डी टी। भैया एल को क्यों छोड़ दिया, एल तो कांस्टेंट था ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो डिफरेंशिएशन से क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो डी फाई बाई डी टी आप तो जानते हो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी। देखो इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर किसी कॉइल में
करंट को चेंज करोगे तो उसके अंदर देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर करंट किसी कॉइल में से कांस्टेंट फ्लो रहा है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड नहीं होता है। पर अगर आपने करंट को चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और माइनस का साइन फिर से वही बता रहा है कि उन रीजंस का अपोज करेगा जिनके कारण ये डेवलप होने का कारण क्या था, करंट का चेंज होना। तो करंट के चेंज का अपोज करता है, करंट को चेंज नहीं होने देता। करंट बढ़ेगा तो घटाएगा, घटेगा तो बढ़ाएगा। ओके, अच्छा जी, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ किसी कॉइल में, है ना, उसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड तो है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, और ये कितना हो गया भैया, डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एल को प्रैक्टिकली यहां से मेजर किया जाता है। ठीक है, ये भाई ईएमएफ मेजर करने की मेरे पास डिवाइस है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका मेजर हो जाएगा। ठीक है, ये करंट के चेंज होने की रेट है। भाई किसी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है, करंट तो मैं ही तो चेंज करूंगा किस कॉइल के अंदर, है ना। अगर मुझे करंट इंड्यूस करना है तो करंट के चेंज होने की रेट मुझे पता होगी, या ये समझ लीजिए मैं एमीटर लगा के ये मेजर भी कर सकता हूँ करंट के चेंज होने की रेट, और ईएमएफ भी मेजर किया जा सकता है। तो एल को यहाँ से मेजर किया जाता है, यानी प्रैक्टिकली ये इक्वेशन काम में ली जाती है। थ्योरेटिकली तो हम खास निकालते हैं फाई इक्वल टू एल बाई आई। अगर जैसे मैं आपको भी डेरिवेशन करूंगा उसमें तो सिंपल निकाल दूंगा फाई इक्वल टू एल आई, तो एल की वैल्यू निकलेगी फाई बाई आई। पर अगर प्रैक्टिकली निकालना है तब ऐसे निकलेगा। ओके, चलिए अब यहां से एल की डेफिनेशन क्या दी गई, यहां से बोला गया एल क्या होगा, एल की वैल्यू बोला कि ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी इफ डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी किसी कॉइल, अगर किसी कॉइल से करंट के चेंज होने की रेट, ये क्या डी आई बाई डी टी, करंट के चेंज होने की रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उसके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की दूसरी क्या डेफिनेशन दी गई, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी कॉइल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट व्हेन द करंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, दोबारा सुनिए, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ induction of a coil is equal to magnitude of EMF induced in it when rate of change of current is 1 ampere per second। यानी किसी भी कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसके चेंज होने की रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो उसमें जितना EMF इंड्यूस्ड होगा उतना ही वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, यूनिट तो भैया आपने देख ही ली थी, हेनरी है, हेनरी है ना। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए, पूछा भी जाता है, बेटा याद कर लेना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल। तो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन यहां से लिख देते हैं भाई। ठीक है, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो एल को क्या लिख लो, एप्सिलॉन अपॉन डी आई इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी आई क्या है, चेंज इन करंट, ये क्या है टाइम, और ये क्या है ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ क्या होता था, आपको जो पोटेंशियल होता था याद है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था। तो वर्क डन की यूनिट कितनी होती थी, m1 l2 t-2। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था वर्क डन का। अच्छा जी, और चार्ज कितना था 80। तो सोल्व किया था, यहाँ पे a की -3 आ गया था ये, और ये a -1 आ गया था। ये तो किसका फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो भैया सीधा सा मैंने लिख दिया, m1 l2 t-3 a-1, बोलो सही है, अपॉन डी आई करंट का तो कितना हो गया a1, और इधर टाइम है ये dt है ना, टाइम का कितना हो गया t1। सॉल्व कर लीजिए, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल वो कितना हो जाएगा, देखो m1 l2 t कितने हो गए -2, a कितने हो गए -2, a -2। This is the dimensional formula. This is the dimensional formula. Okay, चलिए जी, अब सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये कोई कॉइल है,
कॉइल को अपन जनरली ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये कोई कॉइल है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है 0.4 एम्पियर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से जो करंट चेंज होने की रेट है यानी di/dt वो है 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। ये चेंज होने की रेट है, चेंज के साथ ये बताना पड़ेगा भाई बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी बताना पड़ेगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। मान लो मैंने घट रहा है तो कई बार घटने को नेगेटिव से दे देते हैं और बढ़ने को क्या दे देते हैं, पॉजिटिव से दे देते हैं ना, उससे आप समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि करंट इस रेट से घट रहा है, घट रहा है तो ये करंट को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा कॉइल को, तो यानी ये करंट इसी डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा, यानी इसका ये एंड होगा प्लस, ये होगा माइनस, ताकि ये करंट भी यूं फ्लो हो रहा है और ये खुद जो इंड्यूस करे वो भी इसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा ना, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझाई। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, L di/dt, फिर डायरेक्शन तो मुझे पता चली गई प्लस माइनस। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, L di/dt, L कितना 0.4, di/dt कितना भैया 1, तो यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 0.4 वोल्ट, है ना। देखो मैंने कहा एक कॉइल है जिसमें करंट चेंज होने की रेट कितनी है, तो मैंने कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके अक्रॉस। तो सबसे पहले देखो करंट मैंने दिया कि चेंज होने की रेट, उसके साथ दिया घट रहा है, करंट की डायरेक्शन किधर की थी, यानी ये जो खुद करंट फ्लो कराएगा वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, तो इस डायरेक्शन में फ्लो कराने तो ये प्लस होगा, ये होगा माइनस, तभी तो करंट इधर से पॉजिटिव से निकलेगा, है जी। तो सेम डायरेक्शन है, तो ये तो हो गया जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, और कितना ईएमएफ होगा वो आपने L di/dt से निकाल लिया। जैसे देखो मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन एक बोलता हूं, आपको देखो बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि एक सर्किट कुछ ऐसा है, ये रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी, ये ठीक, ये है 2 ओम, ये है 10 वोल्ट, इसकी है 0.5 हेनरी, ठीक है। इसमें ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। मैंने कहा इस सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और करंट है 5 एम्पियर, कितना करंट है 5 एम्पियर, और करंट अभी करंट 5 एम्पियर है पर करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। भाई कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तभी किसी टाइम पे कुछ तो वैल्यू आएगी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा तो करंट 5 एम्पियर था और करंट के चेंज होने की रेट थी 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, और करंट बढ़ रहा था, करंट क्या हो रहा था सर्किट में, बढ़ रहा था। तो मैंने कहा VA माइनस VB बताओ, तो सबसे पहले भैया आप यहाँ चले, इधर आपने लिखा VA, अब यहाँ से यहाँ चलोगे तो भाई करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, तो भाई सीधा यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना I × R 10। फिर आप आगे यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर से देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो तो 10। अब आगे कॉइल में पहले भी देखा पोटेंशियल ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा, क्या होगा या नहीं होगा, तो कॉइल तभी करेगी जब उसमें कॉइल तो ईएमएफ तभी इंड्यूस करते हैं ना, ये आइडियल कॉइल्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। ये तो अपने अक्रॉस ईएमएफ तभी इंड्यूस करते हैं ना जब उसमें से पास होने वाला करंट चेंज हो, तो क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है, यस सर हो रहा है, और करंट बढ़ रहा है। देखो अभी फिलहाल करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा, यानी इधर प्लस इधर माइनस, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर आएगी, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो घटाएगा, तो उल्टी डायरेक्शन में डेवलप करेगा। ओके, तो देखो आप यहां तक पहुंच गए थे, अब आपको इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी पता चल गई, ये पॉजिटिव एंड बनेगा, ये नेगेटिव, तो आप यहां से यहां जाएंगे तो देखो प्लस से माइनस जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज कितना होगा, L कितना 0.5 इंटू di/dt, और di/dt की वैल्यू कितनी है 1, तो 0.5 यानी माइनस का 0.5 वोल्ट इक्वल टू किस पे पहुंच जाओगे आप, B पॉइंट पे, है ना। या आप सिंपल सा देखो एक तरीका बना लो, सिंपल सा, आप यहाँ प्लस माइनस की दिक्कत खत्म हो जाए, पहले जितने भी एलिमेंट है सबके आगे प्लस माइनस लिख लो। सबसे रजिस्टर का देखने का तरीका, करंट के फ्लो की डायरेक्शन में प्लस माइनस, करंट अगर इधर जा रहा है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, ये प्लस ये माइनस, बैटरी का हमेशा बड़ा डंडा प्लस छोटा माइनस, और कॉइल के अंदर अगर करंट बढ़ रहा है तो पोलैरिटी उल्टी, यानी इधर प्लस इधर माइनस, और करंट अगर घट रहा होता तो ये इस डायरेक्शन में डेवलप करता, तो ये प्लस और ये माइनस। अभी तो ये कैसी बैटरी बनेगी, देखो
ईएमएफ इंड्यूस्ड का मतलब एक बैटरी टाइप से काम करेगा ऐसी, क्योंकि इसको करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराना है क्योंकि करंट बढ़ रहा था। और अगर करंट घट रहा होता, करंट इसी डायरेक्शन में होता और घट रहा होता मान लो, तो ये खुद एक ऐसी बैटरी बनती ताकि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कराए ताकि करंट बढ़ जाए, है ना। तो इसकी पोलरिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन दोनों का तो आप पहले से भी चेक कर चुके हो, है ना। तो अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आंसर कितना हो गया भैया, VA माइनस VB पूछा था तो इसको इधर ले आओ, तो VA माइनस VB इक्वल टू 10 और 10 20 और ये 0.5, ये आ गया 20.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? चलिए जी एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है ना। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये कॉइल है, ये एक बैटरी है, ये है मान लीजिए 1 ओम, ये है L इसका 0.4 हेनरी और ये मान लीजिए 5 वोल्ट की, और यहाँ से 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ये A ये B। फिर से मैंने पूछा VA माइनस VB बताओ, तो सबसे पहले करंट इधर जा रहा है, करंट हाई पोटेंशियल से लो, तो हाई पे प्लस, ये माइनस, हाई से लो जा रहा है। अच्छा जी बैटरी का चुपचाप लिख लो। अब बची कॉइल की बात, कॉइल में देखो करंट बढ़ रहा है घट रहा है, इसने कहा 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, 4 तो भी कांस्टेंट दे रखा है, ना दे रखा है करंट बढ़ रहा है, ना दे रखा है करंट घट रहा है। तो ये तो कॉइल तो क्या होती है, करंट के चेंज का ही अपोज करती है, बस कांस्टेंट करंट का अपोज नहीं करती। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट करंट के लिए कितना हो जाता है, 0, dI/dt कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो देखो जब तक करंट चेंज नहीं होगा ये कोई अपोज नहीं करेगी, है ना। तो अब करंट कांस्टेंट है यानी इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि आप लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, L dI/dt, तो dI/dt वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, कांस्टेंट। तो ईएमएफ इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, 0। अब 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अभी जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो भाई कॉइल का कोई रोल नहीं है ना। तो यानी कांस्टेंट अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉइल से तो यू कैन रिप्लेस द कॉइल बाय ए स्ट्रेट कंडक्टर। आप इसको हटाओ, सीधे एक तार जोड़ दो, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो ना। आगे भी जाके आपको बताएंगे कि अगर कॉइल से डीसी करंट फ्लो करा दिया जाए तो कॉइल डीसी करंट के लिए कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। डीसी करंट के लिए कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो डीसी करंट का यानी कांस्टेंट करंट का कोई अपोज नहीं करती है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं। इधर क्या भैया, VA हाई से लो जा रहे हो, माइनस कितना IR, I कितना 4, R कितना 1। इसका काम तो खत्म है, कांस्टेंट करंट है, माइनस का 5 बराबर VB। सॉल्व कर लो भाई, VA माइनस VB इक्वल टू 9 वोल्ट, इक्वल टू 9 वोल्ट हो गया। बोल बात समझ में आई? अच्छा जी, और देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि करंट के चेंज होने की रेट यानी dI/dt, करंट 4 एम्पीयर इस टाइम पे करंट चेंज हो रहा है भैया 1 एम्पीयर पर सेकेंड से, और मैं कहता करंट डिक्रीज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी और इसकी तो सेम बात है ना पहले जैसी। अब करंट कम हो रहा है तो करंट को बढ़ाएगा, करंट को बढ़ाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में है तो खुद भी किधर फ्लो कराएगी, यानी ये जो बैटरी बनेगी वो ऐसी बनेगी इस डायरेक्शन में, ताकि खुद भी किसी, देखो इस सर्किट में करंट पहले से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और करंट घट रहा है तो करंट को बढ़ाएगा यानी सेम डायरेक्शन में डेवलप करेगा। यानी ये जो बैटरी बनेगी ये एक ऐसी बैटरी बनेगी जो इसी डायरेक्शन में करंट दे, क्योंकि इसको करंट बढ़ाना है। अब ऐसी बैटरी बनेगी तो बड़ा डंडा इधर, तो ये प्लस होगी माइनस, ऐसा प्लस माइनस आके लेंगे। अब आप VA माइनस VB लिखोगे तो देखो यार VA माइनस IR, इसके लिए I इंटू R कितना 4। अब आ जाओ इसके ऊपर बैटरी के ऊपर जो भी ड्रॉप, तो यहां से हो माइनस से प्लस जा रहे हो तो बेटा बढ़ेगा, माइनस से क्या जा रहे हो प्लस, तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा L यानी 0.4 इंटू dI/dt कितना 1, dI/dt कितना 1, तो यानी 0.4। अच्छा और यहाँ पे भाई माइनस का 5 इक्वल टू VB, तो आपका जो आंसर होता VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाता 5 और 4 9 में से ये जाते तो 8.6 वोल्ट आता आंसर। देखिए जरा, ठीक है, आसान चीज है। अब इनको देखिए, आपको समझ में आएगा, आराम से देखिए ना। अच्छा जी, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
यहां तक का एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।